स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? स्किन केयर रूटीन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे कि सुबह ब्रश करना है, नहाना है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। पर पिछले 5 सालों में स्किन केयर रूटीन बहुत ही पॉपुलर हो गया है। वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने स्किन केयर रूटीन फॉलो किया है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि आप अपनी स्किन के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, भले वो 5 मिनट क्यों ना हो। एंड यस, उसका रिजल्ट भी नजर आता है कि 99% लोगों को एक्ने होते हैं इस उम्र। उस चीज के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, वो टेम्पररी है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट फेसिंग हार्मोनल इश्यूज, उन लोगों में ये चले ही जाने वाला है इवेंचुअली। पर ऐसे में स्किन केयर रूटीन आपका ज़रूर होना चाहिए। अच्छा स्किन के लिए फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स आते हैं जो स्किन में ऑयल सिक्रीशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। वो आप ज़रूर घर पे ऐड कर सकते हैं। नमस्ते और पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हिलोनी शुक्ला, आपकी आज की होस्ट। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की, केयर रखने की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जस्ट हम फेस को लेके, फेस की सुंदरता को लेके ही टेंशन लेते हैं, लेकिन पूरे बॉडी का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी फील्ड के गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनसे हम आज जानेंगे कैसे हम स्किन डेली रूटीन केयर कर सकते हैं, कैसे हम स्किन का ध्यान रख सकते हैं, कौन से ट्रीटमेंट्स है, कौन से प्रॉब्लम्स है जिसको हम लेज़र ट्रीटमेंट के तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून। आज हम मिलेंगे हमारे डॉक्टर नेहा शुक्ला से। डॉक्टर नेहा गांधीनगर की फर्स्ट वुमन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद। वो एक डॉक्टर ही नहीं, लेकिन एक मेंटर, ट्रेनर, नेशनल एंड इंटरनेशनल में वो कॉस्मेटिक स्पीकर भी रह चुके हैं। नमस्ते नेहा जी, कैसे हो आप? नमस्ते हिलोनी जी, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, आप इतने ब्यूटीफुल है तो आपके स्किन का राज क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं एक्चुअली इसमें कोई राज नहीं बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जीन्स, सेकंड थोड़ा बहुत स्किन केयर और थर्ड हेल्दी ईटिंग। ओके, सो आपने जैसे बोला कि आपका जीन्स भी मैटर करता है स्किन में। बहुत बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट हमारे पास जब भी पेशेंट 40 की उम्र के आसपास आते हैं और बोलते हैं कि ये झुर्रियाँ दिख रही है या ये काले दाग दिख रहे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मम्मी जब 40 साल की थी तब का फोटो लेकर आइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 से 80% लोगों में जैसे उनकी मम्मी दिखती थी वैसे ही वो फीमेल पेशेंट्स 40 की उम्र में नजर आते हैं। सो यस, जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो आप हमें गाइड कीजिए कि हमारा स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। ओके, स्किन केयर रूटीन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे कि सुबह ब्रश करना है, नहाना है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। पर पिछले 5 सालों में स्किन केयर रूटीन बहुत ही पॉपुलर हो गया है। वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने स्किन केयर रूटीन फॉलो किया है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि आप अपनी स्किन के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, भले वो 5 मिनट क्यों ना हो। एंड यस, उसका रिजल्ट भी नजर आता है। बेसिक स्किन केयर रूटीन मैं कहूँगी कि उम्र के हिसाब से, अगर आप 20 साल से 30 साल की उम्र के बीच में हैं तो सिर्फ क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स ओके। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 40 की उम्र में आप कोई एक्टिव मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पिगमेंटेशन है तो आप सोते वक्त एक सीरम ऐड करिए जो पिगमेंटेशन को कम करे। अगर आपकी झुर्रियाँ हल्की फुल्की नज़र आ रही है, फाइन लाइंस नज़र आ रही हैं, तो आप रेटिनॉल सीरम ऐड कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो स्किन केयर रूटीन में और भी प्रोडक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि क्या करना है पूरे दिन में हमें अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए। सो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि हमें खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा इनर ग्लो भी आए? खाने में हमारी जो डाइट है वो एटलीस्ट एक विटामिन सी वाले फ्रूट
से एनरिच्ड होनी चाहिए। मतलब मैं मेरे सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप शाम को 4 बजे जब स्नैक लेते हैं जी। तो आप याद रखिए कि आपको खटाई वाला या विटामिन सी वाला सिट्रस फ्रूट कोई लेना है, मौसम्बी, नारंगी, पाइनएप्पल, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। नारंगी के छिलके चेहरे पे लगाने से अच्छा है कि आप वो खा लें, वो बहुत इफेक्टिव होगा। सेकंड, आपकी डाइट में आपको माइक्रो मिनरल्स चाहिए जो कि रूटीन रोटी सब्जी दाल चावल में आपको नहीं मिलेंगे। तो आप वॉलनट्स, आलमंड्स, अंजीर, आपकी डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो ज़रूर ऐड करिए। एंड लाल रंग के या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी स्किन को बहुत अंदर से ग्लो देंगे, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल होता है। यानी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम है वो यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं, जैसे कि बीट हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, इवन ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ओके, सो अभी हम लोग जैसे कि घर पे घरेलू उपयोग करते हैं, राइट? वो टर्मरिक हो गया, एलोवेरा जेल चल रहा है, गुलाब जल, बेसन, ये सब हम मिक्स करके लगाते रहते, तो ये कितने हद तक सही है? और प्लस उसके अलावा भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, आपकी बात एकदम सही है। ये चीज़ें जो हम घरेलू नुस्खे कर रहे हैं, इसमें से काफ़ी घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और अच्छे हैं, इफेक्टिव है, कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि क्लियोपैट्रा नाम की एक सुंदरी थी, वो अपने चेहरे पे दूध लगाती थी और वो दूध की वजह से उनकी स्किन, उनकी त्वचा बहुत ही ब्राइट होती थी। और आजकल जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन केयर रूटीन के, वो भी खाने पीने की चीज़ों से, प्लांट से, वेजिटेबल से, फ्रूट से ही बने हुए होते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी स्किन में कोई ऐसी कंडीशन है जिसको नज़रअंदाज करके आप घरेलू नुस्खे यूज़ करने जाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल लगा लिया और आपको एक्ने है, बहुत पिंपल्स है, तो आपकी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। घर पे घरेलू नुस्खे करने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी स्किन थोड़ी डिसेंटली नॉर्मल है। अगर उसमें कोई डिजीज़ है तो इट्स बेटर कि आप घरेलू नुस्खे ना यूज़ करें, अदरवाइज बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं है। ओके, तो जैसे डॉक्टर ने बताया हमें कि हमें क्या ध्यान रखना है, क्या खान पान में ध्यान रखना है, एंड घरेलू नुस्खे भी एक आपकी स्किन टाइप के होने चाहिए, उससे मैच करते हुए होने चाहिए, देन आप अप्लाई करें उस चीज़ को। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि 20s में तो बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स, एक्नेस, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उसमें हम कैसे अपना स्क्रीन रूटीन बनाएं? ठीक है, सो एक्ने तो मैं कहूँगी कि 99% लोगों को एक्ने होते हैं इस उम्र में। सो उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, वो टेम्पररी है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट फेसिंग हार्मोनल इश्यूज, उन लोगों में ये चले ही जाने वाला है इवेंचुअली। पर ऐसे में स्किन केयर रूटीन आपका ज़रूर होना चाहिए। एक अच्छा स्किन के लिए फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स आते हैं जो स्किन में ऑयल सिक्रीशन थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो आप ज़रूर घर पे ऐड कर सकते हैं। और दो चीज़ें हैं वो पिंपल्स को बहुत बढ़ाती है, वो आप अपनी डाइट में रूटीनली लेते होंगे और टीनेजर्स या फिर 20s वाले लोग तो ज़रूर लेते हैं, वो आप बंद कर दीजिए। फर्स्ट इज़ डेयरी प्रोडक्ट, यानी चीज़, बटर, पनीर, दूध। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूध में कोई बुराई है, आप दही छाछ ले सकते हैं, वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा, तो आपके एक्ने कम हो जाएंगे। पर चीज़, बटर, पनीर जो आपको बर्गर और पिज्ज़ा में मिलता है वो अवॉइड करें। और मीठा, अब वो मीठा चीनी हो, गुड़ हो, दोनों ही आपको नुकसान करेंगे। तो आई थिंक 20s में इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमन अभी सभी में होता है कि डार्क सर्कल भी हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, मैं यही बोलूँगी। फिजिकल तो करता ही है, लेकिन सामने जब कोई आता है तब उनको लगता है कि इनको मेंटली भी कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी से गुजर रहे, क्या है? तो ये डार्क सर्कल क्यों होते हैं और कब जाएंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? ठीक है, डार्क सर्कल्स ऐसी चीज़ है जब हमको आँख के नीचे थोड़ा कालापन नज़र आता है। वो जेनेटिक भी हो सकता है, काफ़ी लोगों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स में होता है, भाई बहनों में होता है, इट्स वेरी कॉमनली सीन इन द फैमिलीज। सो वो पोर्शन जो जेनेटिक है उसके बारे में हम शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर काफ़ी लोग इस जनरेशन के जो स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आंख के आसपास की स्किन डार्क होने लगती है और कॉन्स्टेंटली वो ब्लू लाइट जो है वो स्क्रीन की चेहरे पे आती है, वो लाइट भी स्किन में पिगमेंटेशन कर देती है।
सो स्क्रीन यूजेज एक तो कम करना है, और आई को रिलैक्स करने के लिए अगर कंटिन्यूअस स्क्रीन यूजेज है तो आपको रूल पता ही होगा 20-20-20 का, कि आपको 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है और 20 तक मन में काउंट करना है और अपनी आंखें बंद करनी है, तो थोड़ा आंख आपकी रिलैक्स हो जाए। तीसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत है हमारे कंट्री में, स्पेशली हम लोग बहुत वेजिटेरियंस हैं जिनको B12 के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। सो B12 के सप्लीमेंट एक ऐड किए जा सकते हैं। एंड देन मेकअप प्रोडक्ट्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे जिनकी वजह से डार्क सर्कल हो जाता है लोगों को। एंड एलर्जीज भी होती हैं, कुछ लोग को आँख के आसपास बहुत खुजली आती है और वो कंटिन्यूअस रबिंग की वजह से स्किन काली पड़ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, हिलोनी जी ने एकदम सही बात बोली है। पर हर एक इंसान को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैनेजेबल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ठीक नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, जब भी समय मिले आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, और अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेने से ज़्यादा फायदा होगा तो उसमें झिझकना नहीं और वेट नहीं करना है। ओके, सो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस घुमाना नहीं है, हमें मिलना है एक्सपर्ट से एंड चीज़ें बदल जाएंगी, राइट? आई एम वेरी श्योर। सो अभी नेक्स्ट मेरा ये कहना है कि सनस्क्रीन को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ले, उसमें क्या लेवल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे जनरल हमें कि किस तरह से होना चाहिए? सनस्क्रीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके स्किन के रूटीन का। इनफैक्ट लोग जब मुझे कहते हैं ना कि हम 40 के हैं पर हम 50 के दिख रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि इन्होंने कभी सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया है, क्योंकि उम्र सिर्फ उम्र की वजह से नहीं दिखती। ये जो कंटिन्यूअस बाहर का सन डैमेज है, स्क्रीन से जो रेज आती हैं उनका डैमेज है, आर्टिफिशियल लाइट्स का डैमेज है, उसकी वजह से हमारे चेहरे पे बहुत डैमेज नज़र आता है। तो सनस्क्रीन किस टाइप का यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्विमिंग के लिए जाता है, तो उसके लिए सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन आप देखेंगे तो आपको फार्मेसीज पे फिजिकल सन ब्लॉक्स मिलेंगे जो आपको अपने बच्चे को लगा के स्विमिंग पे भेजना है। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं कौन सी कंपनी का लूँ, बस वो फिजिकल ब्लॉकर होना चाहिए। सेकेंड, अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स हैं, अब वो पेशेंट को हायर SPF पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे बेसिक तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा SPF पे या फिर ज़्यादा फिजिकल ब्लॉकर्स पे जाएंगे तो एक्ने बढ़ जाएंगे। तीसरा, जिसको पिगमेंटेशन है उसको टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए ताकि पिगमेंटेशन भी कम नज़र आए, वो मेकअप का काम करेगा और आपको प्रोटेक्शन भी पूरा देगा। एंड काफ़ी लोगों को होता है कि मुझे हाथ के लिए सनस्क्रीन चाहिए, बॉडी के लिए सनस्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए लोशन और स्प्रेज अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, अगर कोई स्किन डिजीज़ है जिसमें स्पेसिफिकली सन एलर्जी है या फिर कोई ऐसा स्किन इशू है जिसमें हमको देख के सनस्क्रीन एडवाइस करना है, तो इन सच केसेस एक डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ओके, सो अभी जो बाहर जा रहे हैं वो सनस्क्रीन लगा रहे हैं, घर में है तो भी लगाना है? एक्चुअली ये ना नाम ही गलत है सनस्क्रीन। मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम होना चाहिए लाइट ब्लॉकर और लाइट प्रोटेक्शन। अब वो सनलाइट सिर्फ एक अकेली नहीं है जिसमें से किरणें निकलती है, ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स है हमारे घर में, हम लोग किचन में काम करते हैं, उसमें से जो हीट निकलती है, इंफ्रारेड हम उसको बोलते हैं, वो रेडिएशन भी स्किन को डैमेज करता है। फिर काफ़ी लोग जो पूरे टाइम कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको जो किरणें कंप्यूटर की स्क्रीन में से निकल रही है उससे डैमेज होता है। तो ऐसे केस में जो पेशेंट्स नाइट शिफ्ट वाले हैं, जो IT एम्प्लॉयज़ हैं, रात भर काम करते हैं, वो भी मुझे ये पूछते हैं कि मैम हम तो रात भर काम करते हैं, हमको तो बाहर जाना ही नहीं है, आप क्यों सनस्क्रीन दे रहे हो? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप काम के पहले सनस्क्रीन लगा के बैठो। सो येस, इंडोर सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। बस सोते वक्त आप मत लगाइए सनस्क्रीन, बाकी टाइम लगाइए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि घर पे है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है, आपको आपको डेली रूटीन में ही सनस्क्रीन को डालना है, राइट? बिल्कुल, जैसे ब्रश करना नहीं भूलते, सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है। ओके, तो आप डॉक्टर अब हमें ऐसा कोई 5 प्रोडक्ट दीजिए जो हमें करना ही करना है पूरे दिन या नाइट रूटीन में। ठीक है, सो 5 प्रोडक्ट, मतलब मुझे कोई ब्रांड नेम्स नहीं बोलने ना, Right. सिर्फ बेसिक मैं आपको बता जी, दूं। जी। मैं तो कहूंगी 5 भी नहीं, हम 4 ही करते हैं। Okay. ठीक है, ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने एक भी नहीं शुरू किया उन लोगों के लिए 4 भी बहुत हो जाएंगे। Right. सो पहला प्रोडक्ट होगा आपका क्लेंजर या फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जेंटल क्लेंजर यूज करिए, बहुत ऑयली है
तो ऐसे में आप फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो सुबह और शाम एटलीस्ट 2 बार आपको करना है। सेकेंड प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सेरामाइड वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आजकल आपको कोई भी फार्मेसी, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल ही जाएगा ये। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो खुद जेल बेस्ड होते हैं और उनमें लिखा होता है नॉन कोमेडोजेनिक, यानी उनसे पिंपल्स बढ़ेंगे नहीं। दोनों टाइम मॉइस्चराइजर भी लगाना है। तीसरा सनस्क्रीन, जो कि सुबह के टाइम आपको मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाना है। सो क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इन मॉर्निंग। एंड रात के टाइम पे कोई भी एक एक्टिव प्रोडक्ट, वो आपके इंडिकेशन पे निर्भर करता है। इंडिकेशन पिगमेंटेशन है तो रात का सीरम होगा वो आर्ब्यूटिन सीरम जैसा कोई पिगमेंट को कम करने का सीरम होगा। सेकंड, आपका कंसर्न पिंपल के निशान है तो नियासिनामाइड सीरम। थर्ड, आपका कंसर्न अगर फाइन लाइंस हैं तो रेटिनॉल। फोर्थ, आपका कंसर्न सिर्फ ऐसा है कि एजिंग और स्किन टाइटनिंग का थोड़ा सा देखना है तो विटामिन सी का सीरम। सो एक सीरम, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट। ओके, तो आपको पता चल ही गया है आपको क्या क्या लाना है और अपने स्किन रूटीन में क्या ऐड करना है। प्लस अब मैं ये भी यहाँ पे आपको पूछना चाह रही हूँ कि हमारा स्किन एक लॉन्गेस्ट ऑर्गन बोल सकते हैं हम उसके ऊपर, सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है। तो जस्ट चेहरे की हम ध्यान रखें या फुल बॉडी का हमें ध्यान रखना है? स्किन का पाँव में भी हमें प्रॉब्लम्स होती है, एड़ियाँ हमारी क्रैक होने लगती है विंटर सीजन में, या फिर हमें कोई एलर्जीज भी होती है, तो हमें वहाँ पे कैसे अपने डायरेक्टली डॉक्टर के पास आना है या फिर कुछ ध्यान रखना है? प्रोडक्ट्स मिल रही है ऐसी कोई? आई एम वेरी हैप्पी कि आपने क्वेश्चन लाया। काफ़ी बारी हम भूल ही जाते हैं कि चेहरे के अलावा भी बाकी हाँ, चीज़ें हैं। राइट। डेफिनेटली, और जितना हमारा टाइम है, एनर्जी है, हम चेहरे पे इन्वेस्ट करते हैं। यस। पर यस, हमारी पूरी बॉडी के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको बॉडी वॉश या सोप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप यूज़ करना है। स्पेशली जो लोग ड्राई वेदर में रहते हैं, हम लोग गांधीनगर में रहते हैं विच इज़ वेरी ड्राई, तो मुझे लगता है कि बहुत ही माइल्ड सोप, बैलेंस पीएच वाला आप यूज़ करें। और बॉडी लोशन मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं जिनमें अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको मिल जाएगा, जो कि आपको एक हैबिट बना देनी है, हर दिन नहाने के बाद 5 मिनट के अंदर मॉइस्चराइज़र लगाना है। एड़ियाँ फट जाती है विंटर्स में, तो एड़ियों की अलग क्रीम्स आती हैं, हील क्रीम्स अवेलेबल हैं जो एटलीस्ट विंटर्स में आप लगाइए। और खाने में भी विंटर्स में याद रखिए सीड्स ऐड करने, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। इनसे स्किन में अच्छा ऑयल सिक्रीट होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने इस सर्दी में, क्योंकि विटामिन्स के सप्लीमेंट लिए, जैसे कि फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं, और उन्होंने अखरोट खाए, बादाम खाए, सीड्स लिए, तो अब उनको एड़ियाँ नहीं फटी। एलर्जीज भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि हिलोनी जी ने पूछा मुझसे। कुछ एलर्जीज हैं ऐसी जिनमें आपको डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र तो हेल्प करेगा, पर अगर मॉइस्चराइज़र हेल्प नहीं कर रहा है तब मे बी एक डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना बेटर रहेगा। पर बेसिक स्किन की सारी इश्यूज मॉइस्चराइज़र से सॉल्व हो जाते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ओके। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स टीवी में इतनी बताते हैं कि फेयरनेस ही सब कुछ है, राइट? ओ गॉड। तो जैसे कि आपके पेशेंट्स आ रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि मुझे वो ग्लो स्किन वाला साबु अच्छा लगता है, या फिर वो उनका जो क्रीम होता है उससे मेरी वाइट स्किन हो रही है। तो वो उनको हम कैसे गाइड करते हो आप कि ये जो चीज़ है, आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें आप कैसे उनको लेके आते हैं? क्योंकि बहुत ही अभी क्या बोलते हैं कि ब्लाइंडनेस चल रहा है कि प्रोडक्ट में जो फेस दिख रहा है वो ही चाहिए हमें। सोशल मीडिया के बहुत नुकसान भी हैं, क्या करें। अब हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए भी बोलूँगी कि अप्रिशिएट ऐसे नहीं करेंगे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वो अप्रिशिएट करेंगे कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो आज, या फिर आज अच्छे नहीं लग रहे हो दिखने में। सो ये जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठ गया है, स्पेशली इंडियन माइंडसेट, कि बस गोरे हैं वो अच्छी स्किन है। पर ऐसा नहीं है। पर पेशेंट्स मेरे पास अगर ये चीज़ के लिए आते हैं कि नहीं, हमको स्किन हमारी बेटर करनी है या थोड़ी सी ब्राइट करनी है, फेयर करनी है, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनको नुकसान ना करें, स्किन को शाइन या उसको ब्राइटनेस दें, पर कोई
साइड इफेक्ट ना करे वो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि देखिए हमारी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है हमारे पेरेंट्स की स्किन का। सो मैं अगर कल को चाहूँ भी कि नहीं मैं एकदम अलग ही स्किन बना दूँ कलर वाइज या कॉम्प्लेक्शन वाइज, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा। शायद वो टेम्परेरीली हो भी जाए, बट ऐसा रिस्क लेके करना सही नहीं है। ओके तो आप जैसे बोला पहले भी कि आपको खाने में भी ध्यान रखना है, तो बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन? ठीक है, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हेल्पफुल होती है, पर कम से कम 3 चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगी कि सब लोग घर पे कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके जी। साथ कि विटामिन सी वाला फ्रूट सब ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स ये आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड करिए। आपकी मुट्ठी का साइज़ देख लीजिए कि आपकी मुट्ठी के साइज़ के अंदर जितना ड्राई फ्रूट या सीड आ जाए उतना आप डेली खा सकते हैं। वो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और तीसरा है रेड एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दैट्स ऑल। ओके तो ये आपको ऐड करना है आपकी डाइट में, एंड देन आप भी मैम के जैसे ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। मुझसे बेहतर, आई एम श्योर। तो अभी जो ट्रीटमेंट चल रही है, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो वो मतलब कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है, और क्या वो घर पे भी लोग कर रहे हैं, वो सही है? बात तो आपकी सही है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है लेज़र्स, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे भी लोग करवा रहे हैं। लेज़र मशीन लेके लोगों को घर पे सुविधा दी जा रही है कि आपके जो बाल हैं जो आपको नहीं पसंद है बॉडी पे वो आप रिमूव कर सकते हैं। समहाउ उनकी सेफ्टी और उनको लेकर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि लेज़र हर एक इंडिकेशन के लिए अवेलेबल है। मान लीजिए कि आपको पिगमेंटेशन है या कालापन है कहीं पे, तो वो लेज़र से कम किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे बाल हैं बॉडी पे जो आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए भी अलग लेज़र आता है। अगर आपको गड्ढे हैं चेहरे पे उसके लिए अलग लेज़र आता है। अगर आपको झुर्रियाँ हैं तो अलग लेज़र आता है। दे आर वेरी यूजफुल बट नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं मैंने इंस्टाग्राम पे ये रील देखी अब मुझे लेज़र कराना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करवाइए। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही ना हो लेज़र की और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ क्रीम से या दवाइयों से सॉल्व हो जाए। और घर पे तो बिल्कुल भी मत ट्राई करिए। मुझे समहाउ अभी नहीं लगता कि इसका सेफ्टी और इसका इतना अप्रूवल कोई अथॉरिटी से आया है। आपने जैसे बताया लेज़र ट्रीटमेंट का, तो उसमें जो कौन सी चीज़ बेटर है, पील ट्रीटमेंट अच्छी रहती है या लेज़र ट्रीटमेंट अच्छी रहती है? दोनों के इंडिकेशंस अलग हैं। मैं Okay. ऐसा तो नहीं कह सकती कि दोनों कंपेरेबल हैं। एक एप्पल है एक बनाना है। ओके तो अगर किसी को मान लीजिए पिंपल्स हैं, अब मैं उनको लेज़र ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करूँगी। उनको बोलूँगी कि आप केमिकल पीलिंग करवाइए, आपको आराम मिल जाएगा। कोई पेशेंट है 40 की उम्र के, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत कालापन है माथे पे क्योंकि वो बहुत धूप में घूमते थे, जी। उनको मैं बोलूँगी कि चलो आप लेज़र करवाइए, आपको लेज़र ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके तो इंडिकेशन पे निर्भर करता है। एंड यस कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। केमिकल पील्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं Okay. और लेज़र्स थोड़े महंगे पड़ते हैं। ओके टैटू का भी बहुत चल रहा है, सो टैटू रिमूवल हो जाता है ये लेज़र से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। टैटू रिमूवल हो जाता है पर सेशंस काफ़ी सारे लगते हैं। और टैटू एक Okay. ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ट्यूब काम नहीं करती है। Yes. लेज़र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। Yes. येलो कलर का टैटू नहीं निकलता है। ओके वो कलर अगर आपने करवा रखा है तो प्रॉब्लम आती है। Okay. बाकी काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स है, जैसे किसी को एयर होस्टेस बनना है, जी। किसी को कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है, डिफेंस जी। फोर्सेस हो गए, इवन पुलिस में, तो Yes, वो लोग मेरे पास डेफिनेटली आते हैं कि आप ये टैटू निकाल दीजिए। और कभी कभार इतनी इमरजेंसी के साथ आते हैं कि मैम अभी 1 महीने बाद एग्जाम है हमारा मेडिकल, तो आप अभी निकाल दो। तो तब लेज़र नहीं, तब तो फिर सीधा सर्जरी। ओके छोटा मोटा टैटू हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके सो बट बड़े टैटूज में सेशंस चाहिए। ओके तो ये जो अभी का जो न्यू मतलब बोल सकते हैं हम कि वर्ड है हमारी एल्डर जनरेशन के लिए कि लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये एकदम सिंपल और सेफ है। हाँ, अगर सही हाथों से किया जाए, जी। सही सुपरविजन में किया जाए तो बिल्कुल सेफ है। एकदम सिंपल तो नहीं बोलूँगी बट हाँ काफ़ी सेफ है। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना पिछले 15 साल में, तो हर साल ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है जो पिछले साल से और ज़्यादा सेफ है। ओके तो हम उन मशीन्स पे करा रहे हैं तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलता है।
ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच हिलोनी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही अवेयरनेस आप क्रिएट करते रहिए और हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। जी श्योर, थैंक यू सो मच। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। डॉक्टर नेहा ने एकदम सिंपल वे से हमें स्किन रूटीन के बारे में, हमारी स्किन के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बिना भूले सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं यहाँ पे डॉक्टर नेहा शुक्ला का नीचे सोशल मीडिया का हैंडल की डिटेल रख दूंगी, जिससे आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो हमारे देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब एल्गोरिदम अपने आप हमारा वीडियो ऊपर दिखाने लगेगा, रेकमेंड करने लगेगा लोगों को, और जिसको ये ज़रूरी है उसको ये वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्ते।